नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज का कंज्यूमर अड्डा बहुत खास है क्योंकि आज है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे और हम कह रहे हैं ग्राहक और उसकी असली ताकत को पहचानने का दिन है, उसके हक पे बात करने का दिन है, उसके क्या राइट्स हैं और वो राइट्स को कैसे एक्सरसाइज कर सकता है और क्या कुछ बदलाव हुआ है एक ग्राहक के अधिकारों में, एक ग्राहक के तौर पे आप कितने सशक्त हुए हैं, ये सारी बातचीत हम आज यहाँ पर करेंगे। और इसके लिए हमने कुछ खास मेहमानों को आमंत्रित भी किया है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं एडिशनल सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर निधि खरे, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विराग गुप्ता और कंज्यूमर लॉयर रेखा अग्रवाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो निधि जी, आपसे हमने तब भी बातचीत की थी जब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और उसके प्रावधान आए थे और वक्त वक्त पर आप वक्त निकालती हैं, तो इसके लिए आपका धन्यवाद। क्योंकि कंज्यूमर के लिए जो कानून बन रहे हैं, जिन जो नियम बन रहे हैं, उनमें जो भागीदार है, अगर हम उनसे सीधे बात कर पाए तो इससे बेहतर और क्या। तो आज एक बड़ा सवाल ये उठता है मैम कि जैसा मैंने कहा 2019 में पूरे कानून को ही बदला गया, उसमें कई बड़े बदलाव किए गए। आज हम उससे जब 2-3 साल आगे आ गए हैं तो ये बात करना लाजमी है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन किस लेवल पे हुआ है। फॉर एग्जांपल सीसीपीए बनना था, सीडीआरसी बननी थी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी हो गई, या जो कमीशन बनने थे जिला और राज्य स्तर पर, वो इस वक्त क्या है उनकी स्थापना की स्थिति, किस तरह से काम कर रहे हैं, और अगर कोई डेटा आप शेयर कर पाएं तो बहुत ही अच्छी बात है कि जिस उद्देश्य के साथ उनको बनाने की बात रखी गई थी, क्या उसमें हम आगे बढ़ पाए हैं? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को, जो सभी उपभोक्ता हैं, उनको आज अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की बधाइयां देना चाहती हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए थे, उनमें से बहुत सारी उपलब्धियां हासिल हुई हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो कंज्यूमर कंप्लेंट्स रजिस्टर होते थे कंज्यूमर कमीशंस में, उनका डिस्पोजल बढ़ा है। पिछले साल जुलाई से हर माह 100% से भी अधिक डिस्पोजल हुआ है और एक महीने में तो 142% का डिस्पोजल हुआ है। हम लोगों ने लोक अदालत लगवाई, मध्यस्थता के माध्यम से भी हम लोगों ने आपसी सहमति के साथ कंज्यूमर केसेस का निष्पादन करवाया। तो ये एक कदम है, बहुत ही कारगर कदम है कि आज कम से कम कंज्यूमर कमीशंस जो उपभोक्ता हैं उनके हितों की संरक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी निधि जी, क्या एक डेटा या एक जानकारी आप हमें और दे पाएंगी कि आप कह रहे हैं कई जगह 100% तो कई जगह 100% प्लस में शिकायतों का निपटान हो रहा है। किस तादाद में शिकायतें आ रही हैं? जितना कि आप लोगों ने शिकायत करने को सरल बनाया, इनफैक्ट अब तो व्हाट्सएप पे भी शिकायत शुरू हो गई है, क्या उस लिहाज से लोग शिकायतें भेज रहे हैं? और ये किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा है? मैं जानना चाहता हूँ क्या ऑनलाइन, क्योंकि आजकल शॉपिंग बहुत बढ़ गई है, वहां पर लोगों की शिकायत है, या कन्वेंशनल शॉपिंग को लेकर शिकायत ज्यादा है? मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक जो कारगर पहलू है, वो प्री लिटिगेशन स्टेज का भी है। और इस प्री लिटिगेशन स्टेज पे नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की स्थापना की गई 1915 के अंतर्गत। अब बहुत आसानी से, सुविधाजनक तरीके से, चाहे दिन चाहे रात, किसी भी समय कंज्यूमर्स अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं। अगर इसकी तुलना की जाए तो 2017 में जितने डॉकेट्स रजिस्टर हुए थे, लगभग 34,000, आज वो मोर देन डबल हो चुके हैं। तो हमारी चेष्टा ये भी है कि हम अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को उनको सेवा दे सकें। और इसके साथ साथ हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को लगाया है। हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। आज बहुत सारे जो कंप्लेनेंट्स बेसिकली सिर्फ जिज्ञासावश या अपनी जागरूकता बढ़ाने के लिए भी जो करते थे, उनको भी हम लोगों ने इंश्योर किया है कि वो भी चैटबॉट के जरिए उनकी जो संदेह है उसका निष्पादन हो सके। जैसा कि जानते ही हैं कि कोविड रिस्ट्रिक्शन के दौरान जिस तरह से ई कॉमर्स पर लोगों की डिपेंडेंसी अधिक बढ़ी है, तो ऐसे में लाजमी है कि जो शिकायतें हैं वो भी ई कॉमर्स से रिलेटेड अधिक हुई हैं। तो 2018 में जबकि ई कॉमर्स पे शिकायतें जो हैं लगभग 22% थी, वो आज बढ़ करके 43% हो गई हैं।
जी, शायद थोड़ा वहाँ पर लाइन में इशू हुआ, लेकिन शायद वो अपनी बात उन्होंने पूरी रख दी। रेखा जी, तो अब सरकार, क्योंकि निधि जी सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही है यहाँ पे, और वो बता रही हैं कि किस तरीके से जो चाहे तो CCPA बना या CDRC बना या जो 2019 का नया कानून है वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, और कई जगह शिकायतों के निपटान का उनके हिसाब से लेवल ये है कि वो 100% प्लस में जा रही है। अब आप चूंकि एक कंज्यूमर लॉयर हैं, लोग आपके पास वो शिकायतें लेके पहुंचते हैं, आपके जरिए अपने केसेस लड़ते हैं, आपसे चीजें समझते हैं। क्या जमीन पर भी ये चीजें रिफ्लेक्ट हो रही कि कंज्यूमर को अपनी शिकायत पहुंचाना और उनका निपटान करवाना पहले के मुकाबले अब आसान हो गया है? मैं इसका जवाब हाँ में भी दूंगी और ना में भी दूंगी, अगर आप वास्तविकता की बात करते हैं तो। क्योंकि कुछ चीजें कागजों में बहुत अच्छी लगती हैं, पर एक वकील होने के नाते, क्योंकि मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल के ऊपर क्लाइंट्स के साथ डील करती हूँ, उन उपभोक्ताओं के साथ मेरा रोज का मिलना जुलना होता है जो परेशानियों में से गुजर रहे होते हैं। जो अभी भी जो डिस्पोजल का जो रेट है कंज्यूमर कोर्ट्स का, नए कानून के बावजूद, 2019 के कानून के बावजूद, और जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अथॉरिटी बन गई है, CDRC भी बन गया है, उसके बावजूद जो आम व्यक्ति जो है उनको इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। भले सरकार ने जो एक मुहिम चला रखी है, जागो ग्राहक जागो, और उसके बारे में बहुत ज्यादा विज्ञापन भी होता है अखबारों के अंदर, परंतु मुझे जो एक ऐसा लगता है कि आम व्यक्ति को इसके बारे में ज्यादा नहीं मालूम होता है, और परेशानी होने के बाद में वो किसी वकील के पास ही जाता है। और जो वकील है, जब वो कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जब अपना केस उसका दर्ज करता है, तो जितने जो गाइडलाइंस दे रखी है कानून के तहत, उसके बावजूद कोर्ट्स के अंदर समय बहुत लगता है। शायद इसलिए समय बहुत लगता है क्योंकि इतनी बड़ी हमारी जनसंख्या है देश की, और जब जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने अधिकारों को क्लेम करते हैं, आजकल कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों के ऊपर सो नहीं जाता है कि चलो मेरा नुकसान हुआ तो कोई बात नहीं, चलो पैसा गया तो गया, अगर मेरे को सेवाओं में कमी मिली या फिर वस्तुओं में कमी मिली, तो आजकल लोग अपने अधिकारों को क्लेम करना जानते हैं, उनको इन्फोर्स करना जानते हैं। और इसकी वजह से मुझे लगता है कि सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, छोटे शहरों में भी हर जगह पर जो है जागरूकता की वजह से लोग आजकल कोर्ट में बहुत केसेस फाइल करते हैं, और उसकी वजह से जो जमीनी स्तर के ऊपर अभी भी समय बहुत लगता है कोर्ट के अंदर केस को कोर्ट का फाइनल डिसीजन आने के अंदर। और अगर ये शहरों के अंदर अगर ये हाल है, तो मैं छोटे शहरों के अंदर, बड़े शहरों में अगर ये हाल है, तो छोटे शहरों में क्या हाल होगा, जहां पर शायद जो है वो जो केसेस को इतना सीरियसली शायद नहीं लिया जाता, जितना कि मुझे लगता है कि अवेयरनेस जो है बड़े शहरों की कोर्ट्स के अंदर है, कंज्यूमर ट्रिब्यूनल्स के अंदर है। तो मैं यही कहूंगी कि अभी भी मुझे एक वकील होने के बावजूद, कंज्यूमर कोर्ट की वकील होने के बावजूद, कई बार मुझे अपने क्लाइंट्स के जो चेहरे के ऊपर उदासीनता देखती हूँ या परेशानी देखती हूँ, उससे मैं भी मायूस हो जाती हूँ। पर फिर भी हालात इतने बुरे भी नहीं हैं, और कई बार जो है जो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम्स हैं, जो ADR की बात निधि मैडम ने भी करी, तो आजकल लोग मीडिएशन के जरिए भी अपने केसेस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और वाकई में मीडिएशन के थ्रू, मध्यस्थता के थ्रू जो फैसला हो जाता है, जो निर्णय हो जाता है, वो ऐसा फैसला होता है जो दोनों पार्टीज को सूट करता है और जिसकी आगे अपील भी नहीं होती है। तो इसलिए मध्यस्थता के जरिए आजकल बहुत ज्यादा केसेस का सोल्यूशन जो हो रहा है, भले कोर्ट के अंदर समय लग रहा हो। ठीक है, ये एक अच्छी चीज है। तो विराग साहब, आपने दोनों पक्ष सुने। अब मेरा सवाल आपसे ये है, एक रेखा जी ने अपना जो ग्राउंड सिचुएशन है वो बताई, अपना अनुभव बताया, एक कंज्यूमर लॉयर वकील के तौर पे निधि जी ने कुछ सरकारी आंकड़े पेश किए। कानून का बनना अच्छा है, 2019 में नया कानून आया, लेकिन उतना ही जरूरी होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन। अब अगर मैं रेखा जी की बात सुनूं तो एक तो हो गई अवेयरनेस वाली बात, चलिए ठीक है, उस अवेयरनेस को कैसा बढ़ाया जाए वो अपने आप में एक अलग विषय है। लेकिन क्या जिस प्रोसेस में तेजी आनी चाहिए, जिस त्वरितता से काम होना चाहिए, जितना ये सुलभ होना चाहिए, जितनी आसानी से आप सामान खरीद लेते हैं, उतनी आसानी से अगर वो शिकायत दर्ज हो और दर्ज होने के बाद उसका निपटान भी हो, क्या वो लेवल पर हम पहुंचे हैं? यानी अगेन इम्प्लीमेंटेशन इज द की, लेकिन वहां पे कहां खड़े हैं? देखिए, अगर मैं विपिन जी बोलूं तो सरकार की मंशा अच्छी है, सरकार ने प्रयास अच्छे किए हैं, कानून में बदलाव अच्छे हैं, लेकिन जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं, तो मैं वहां पर, अगर मुझे आप नंबर देने के लिए बोलेंगे तो 100 में 0 नंबर दूंगा। और मैं उसको 5 चरणों में बताऊं कि आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए। एक होता है कि सबसे पहले नियम बने,
नियम के तहत आपके अधिकार बने, अधिकारों के बारे में जागरूकता हो, जागरूकता के बाद शिकायत का तंत्र हो और शिकायत के बाद समाधान की व्यवस्था बने। तो ये 5 एक स्टेप्स होते हैं। 2 बड़े स्टेप्स जो लोगों के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक है डिजिटल वर्ल्ड जिसके भीतर आप ऑनलाइन मान लीजिए, सोशल मीडिया मान लीजिए, ई कॉमर्स मान लीजिए, या कोई भी चीजें मान लीजिए। यहाँ पर शिकायत का जो तंत्र होना चाहिए पिछले 10 सालों से वो नहीं बना है, और उसको इस तरीके से देखा जाए कि आपकी कॉलोनी में कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन लगा दिए जाएं, लेकिन डस्टबिन के बाद वो कचरा बाहर जाकर के मलबे में डाल दिया जाए। तो हो सकता है कि शिकायत का तंत्र हो, लेकिन शिकायत जहां पर होती है उनको खुद भी नहीं पता कि इसका समाधान कैसे होना है। आज की खबर बताऊं आपको कि आज एक खबर है कि छोटे छोटे बच्चे जो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, लगभग 1 साल में सिर्फ पिछले 2022 में वो 70 लाख मामले आपराधिक हुए उन बच्चों के साथ। छोटे बच्चे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। पहले नंबर पर बच्चे तो गेम कैसे खेल रहे हैं, दूसरे नंबर पर उन अपराधों के बारे में कोई जागरूकता ही नहीं है कि अपराध हैं, क्या उनमें क्या एफआईआर दर्ज होगी, क्या उसमें कंज्यूमर कोर्ट लोग जाएंगे, और वो सब डेटा चोरी के बेसिस पे सारे अपराध हो रहे हैं। तो जो ये नया अपराध का संगठित तंत्र बना है, उसमें हमारा कानून सिर्फ हलवाई, दूध बेचने वाले और छुटपुट लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई कर पाता है। और 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहला कि जो ये कंपनियां हैं जिनके खिलाफ आपको अपने अधिकार हासिल करने हैं, वो कंपनियां अधिकतर उसमें से भारत में नहीं है, या उनके खिलाफ बड़ी संगठित ताकत है और उस संगठित ताकत के खिलाफ आप लड़ नहीं सकते। ये पहली दिक्कत है। दूसरी दिक्कत यह है कि अदालतों में मुकदमेबाजी की स्थिति है कि 5 करोड़ मुकदमे नॉर्मल कोर्ट में और जो कंज्यूमर कोर्ट्स में इतनी पेंडेंसी है कि लोग वहां पर जाना नहीं चाहते हैं। और तीसरी बात यह है कि जो 21वीं शताब्दी में कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, स्मार्टफोन, इन सारी चीजों से जो नया पूरा एक तंत्र बना है, उस तंत्र में जो कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के मामले, मैं समझता हूं कि उन पर अभी जिस लेवल पर कार्रवाई होनी चाहिए, और वो मल्टी जो बहुत सारे अंतर मंत्रालयों की भी दिक्कत है। किसी भी मसले में 6 मंत्रालय इन्वॉल्व होते हैं। तो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री हो सकता है अपना काम बेहतर कर रही हो, लेकिन उनके पास पूरे पावर ही नहीं है चीजों को ठीक करने के लिए, क्योंकि जो फंडामेंटल जो कानूनी व्यवस्था बननी चाहिए वो जुरिस्प्रूडेंस ही नहीं बना है। इसलिए आधुनिक डिजिटल युग में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के मामले में बहुत कुछ करना बाकी है। ठीक है, आपने इस पे खासतौर पे जो है वो जोर दिया कि जो ई कॉमर्स से जुड़ी हुई चीजें हैं वहां पर अभी चाहे नियम भले ही बन गए हों, लेकिन कैसे उनका निवारण करना है उसको लेकर स्थिति क्लियर नहीं। रेखा जी, इसी 2019 के अधिनियम में 2020 में ई कॉमर्स को लेकर लंबी चौड़ी गाइडलाइन आई, वो क्योंकि मैं ये सवाल बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अब जिस तरीके से इंटरनेट का विस्तार हो रहा है, जिस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग या तमाम, आपको सिर्फ शॉपिंग ही ऑनलाइन नहीं, अब तो हर चीज आपको डॉक्टर को भी दिखाना है तो ऑनलाइन हो गया है, आपको कोई कानूनी सलाह लेनी है तो उसमें भी बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल आ गए, यानी कि जो पूरा व्यापार है वो ऑनलाइन हर रूप में चला गया। अब ऑनलाइन की दिक्कत यह है कि आप सिर्फ एक दूसरे साइट पे जुड़े, आप किसी से सीधे संपर्क में नहीं है, या फिर डिपेंड करते हैं उनकी फोन लाइन पर या उनके कस्टमर केयर पर। वहां कितनी आपकी सुनी जाती है वो किसी जगह ठीक है, किसी जगह नहीं है। तो क्या ये जो ई कॉमर्स वाला सेक्शन है वो उतना सशक्त हुआ है जो 2020 में उसमें नए नियम जोड़े गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जैसे विराग जी ने भी कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ इसके ऊपर, क्योंकि 2019 में नया कानून बन गया, 2020 के अंदर ई कॉमर्स के लिए खास करके विशेष तौर के ऊपर कानून रूल्स बनाए गए। और क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल सही, आपने खुद ही कहा कि जो ई कॉमर्स की जो दुनिया होती है वो एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर होती है, ठिकाना नहीं होता उस आपको जो बेचने वाला है, जो आपका जो उसके अंदर जो सेलर है उसका दफ्तर कहाँ पे है, उसका बिजनेस सेंटर कहाँ पे है, उसका गोडाउन कहाँ पर है। आपको कहीं पर भी उसको कांटेक्ट करने के लिए आपके पास उसका कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि वो जैसे कहते हैं ना कि एक शून्य के अंदर चला जाता है, एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर होता है। और ई कॉमर्स के कानून खास करके बने, और जो फॉरेन प्लेयर्स हैं हमारे देश के अंदर जो ई कॉमर्स कर रहे हैं, उनके लिए खास करके कानून बने कि भाई आपके पास एक ठिकाना तो होना चाहिए जहां पर कोई भी जो उपभोक्ता है वो चाहे तो आपसे जाके बात कर सकता है, आपसे संपर्क कर सकता है। हो सकता है कि आमने सामने बैठ के अपनी जो शिकायत है उसका कोई सलूशन भी निकाल पाए। परंतु ग्राउंड रियलिटी ये है अभी भी कि ये जो ई कॉमर्स है
एक शून्य के अंदर, मैं वापस उस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, माफ करिए, वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं रेखा जी कि आपके पास एक कंज्यूमर नंबर तो होता है, हेल्पलाइन नंबर होता है, लेकिन नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन उस लाइन पर आपको इतने वर्चुअल आंसर सुनाई देते हैं जो मशीन दे रही होती है, आपको कोई इंसान बात करने के लिए नहीं मिलता। जी जी, बार बार मशीन जो होती है वो अपना टेप रिकॉर्ड वो चलाती रहती है कि फॉर इसके लिए ये बटन दबाइए, उसके लिए वो बटन दबाइए। तो आखिर के अंदर जो एक आम व्यक्ति होता है वो थक जाता है और कहते हैं चलिए छोड़िए इसको, अगली बार इस सामान को नहीं खरीदेंगे। पर वो आखिर में देखें तो एक इस कानून का बनाने का मकसद ये नहीं था कि आप किसी भी जो कमी अगर आपको किसी वस्तु या सेवाएं में आपको मिलती है, डेफिशिएंसी इन गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये गांधी जी की जो एक सिद्धांत था कि कंज्यूमर इज किंग और कंज्यूमर की वजह से ही व्यापार चलता है, तो वो जो फिलॉसफी है वो तो रियलिटी के अंदर अभी भी साकार नहीं हो पाई है। सकारात्मक तक से मुझे नहीं लगता है कि जितने भी हम कानून बना पाए, क्योंकि इसके अंदर जब तक आपकी कितने भी कानून बना लीजिए, कितने भी रूल्स बना लीजिए, जब तक आपकी इच्छा शक्ति नहीं होगी किसी चीज का निवारण करने के लिए, तो ये जितने भी जो कानून है और जो ये नियम है, ये जो है शून्य में ही रह जाते हैं और आम व्यक्ति को उनका कोई भी तरीका का फायदा नहीं मिल पाता है। जी, चलिए तो एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा। ब्रेक के बाद दो अहम मुद्दे, एक तो जो मैम ने कहा कि अवेयरनेस के लेवल बहुत कम है, मालूम ही नहीं कि इतना सब कुछ नया हो गया, कैसे शिकायत करेंगे, क्या करेंगे, वो उनसे पूछ लेंगे कि चलिए जितना अवेलेबल है, जो जो नए प्लेटफॉर्म्स आ गए उन तक पहुंचने के तरीके क्या। और दूसरा विराग साहब जो एक बड़ा सवाल उठा रहे थे कि क्या एक अकेला कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय सारी चीजों से निपट लेगा, नहीं, उसको सहयोग चाहिएगा बाकी एजेंसीज का, बाकी मंत्रालय का, तभी ये जो नियम कानून नए बनाए गए हैं उनका इंप्लीमेंटेशन उस लेवल पे होता हुआ नजर आएगा। नहीं तो कंपनियां क्यों डरने लग गई किसी से। एक छोटा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। ग्राहक चाहिए पूरा हक, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे पर आज हो रही विशेष चर्चा। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं। अब ये आखिरी सत्र होगा, इसलिए जवाब मैं चाहूंगा थोड़े क्रिस्प रहें क्योंकि समय होगा कम। तो निधि जी, आपसे संपर्क टूट गया था, लेकिन एक अहम चीज जो निकल कर आई वो ये आई कि कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अब जैसा ताना बाना है जिसमें ऑनलाइन, डिजिटल और ये तमाम चीजें आ गई जहां से ग्राहक अपना सामान या सुविधाएं खरीद रहे हैं, तो क्या अकेले कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय की ये बस का है कि वो सब चीजों को हैंडल करे, या दूसरे मंत्रालयों या दूसरे विभागों के साथ जो एक सिनर्जी, जो एक कोऑर्डिनेशन प्रॉपर चाहिए ताकि वो हर चीज को उस तरीके से एड्रेस कर पाए, उस दिशा में कितनी आगे बढ़ी है बात? निश्चित सभी जो हमारे सेक्टर रेगुलेटर्स हैं उन सभी के साथ हम लोग एक तादात्म्य बना करके कार्य कर रहे हैं। और अभी आपने जैसे देखा होगा कि एक इंश्योरेंस सेक्टर पे, क्योंकि सबसे बड़ी शिकायतें जो कंज्यूमर कमीशन में की गई थी उनमें इंश्योरेंस सेक्टर सबसे बड़ा था। अब उनके साथ हमने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, सभी इंश्योरेंस कंपनीज चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, उनके जो ओम्बड्समैन हैं, IRDAI, इन सभी लोगों के साथ हम लोगों ने एक चर्चा की और उसमें ऐसे पहलू जो कि कंज्यूमर उन्मुखी हैं उनको हम लोगों ने एक तरह से फ्लैग किया है कि जब कंज्यूमर जाए और इंश्योरेंस कंपनी के साथ उसके कोई जो क्लेम्स के मामले आते हैं, कई बार कंपनीज का ये रवैया होता है कि वो सही जो क्लेम है उसे भी नहीं वो उपलब्ध कराते, या कई बार समय पे उपलब्ध नहीं कराते, या बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के कि वो इस बात को एक तरह से मना कर देते हैं, तो जिससे कि लिटिगेशन बढ़ता है। तो हम लोग हर सेक्टर के साथ इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। अभी हाल में हम लोग जो हाउसिंग से रिलेटेड है, क्योंकि वो भी एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पे उपभोक्ताओं को बहुत बड़ी संख्या में शिकायतें भी हैं और उनकी समस्याएं भी हैं, जो कि उनका निवारण रेरा के द्वारा समुचित तरीके से जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों की भी कोशिश है कि जो सेक्टोरल रेगुलेटर्स हैं उनके साथ मिल करके ही कार्य किया जी। तो विराग जी, क्या लगता है आपको, ये हो सकता है कि शुरुआत हो, अब जैसा कह रहे हैं कि रेरा के साथ इन्होंने किया, IRDA के साथ इन्होंने किया, एक समन्वय बिठाने की कोशिश तो है, लेकिन क्या ये पर्याप्त होगा या कुछ और इसमें आगे करना होगा?
विराग जी। नहीं, देखिए मैं फिर बोल रहा हूं कि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन वो नख दंत विहीन मंत्रालय है जिसके पास कोई अधिकार नहीं है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं खरे मैडम से कि क्या आज तक उन्होंने ई कॉमर्स की किसी भी बड़ी कंपनी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई की? क्योंकि ये कंपनियां आज तक भारत में किसी भी बड़ी कंपनी, ई कॉमर्स कंपनी के खिलाफ कोई भी जुर्माना नहीं लगा, क्योंकि हमारी कानूनी प्रक्रिया ही स्पष्ट नहीं है। उस स्पष्टता के पीछे का अगर हम देखेंगे कि जो ताना बाना जिसका शब्द आपने इस्तेमाल किया, हाँ ठीक है, आपका सवाल हुआ विराग जी, क्योंकि समय कम रह गया। मैम आप कुछ रिप्लाई करेंगी सर के जवाब? मैं इसके बारे में ये कहना चाह रही थी कि सीसीपीए ने जैसे पूरे देश में एक अभियान चलाया कि जो प्रेशर कुकर्स और हेलमेट्स हैं, ये लगभग सभी हाउस होल्ड में किसी न किसी रूप में उपयोग किए जाते हैं और बिना गुणवत्ता के, बिना ISI मार्क के ई कॉमर्स कंपनियों के द्वारा इन्हें बेचा जा रहा था। सभी 5 बड़ी ई कॉमर्स कंपनी के ऊपर जुर्माना लगा और आपको जान करके हैरत होगी कि हम लोग, मतलब ऐसे जो सेलर्स थे, ऐसे लोगों ने अपने जुर्माना राशि को भरा है। जो ई कॉमर्स कंपनी है उन्होंने हमारे ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की, मगर कोर्ट में जाकर के उन्होंने पेनल्टी राशि जमा की। तो ऐसा दंत नख विहीन विभाग नहीं है। जी चलिए, कितना जुर्माना राशि था? बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि जैसे बहुत सारे और मैटर्स हैं। सवाल बड़े जुर्माने की है जो डिटेरेंट का काम कर सके। मान लीजिए लेबलिंग के इश्यूज थे, कंट्री ऑफ ओरिजिन कोई नहीं लिख रहा था, तो उसमें विराग जी CCI ने जुर्माना किया ना, और आई थिंक उसकी रकम भी काफी बड़ी है। हमने जुर्माना के रूप में जमा करवाई। आज अगर आप ई कॉमर्स की साइट, विपिन जी मेरा बस एक छोटा निवेदन है कि रोजाना करोड़ों शिकायतें हो रही हैं। शिकायत निवारण का संस्थागत तंत्र होना चाहिए और उसके लिए सिर्फ एक समाधान है शुरुआती दौर पे कि हर कंपनी अपना खुद का नेशनल टोल फ्री नंबर दे, जिसमें लोग सीधे शिकायत दर्ज करा करके अपनी शिकायत उनसे बोल सकें कि ये हमारा समाधान चाहिए। जी चलिए, खैर अब क्योंकि ये चर्चा बहुत वृहद है और दुर्भाग्य से मेरा समय बिल्कुल समाप्त हो गया। रेखा जी भी बोलना चाह रही हैं, लेकिन रेखा जी जो आपका सवाल है वो मैं निधि जी को सिर्फ 30 सेकंड में अगर मैम कर पाए। रेखा जी का प्रश्न था जब आपकी लाइन कट हो गई थी कि आपने बहुत सारे कानून बनाए हैं, प्रावधान भी बनाए हैं, तौर तरीके भी बना दिए, लेकिन लोग अवेयर नहीं है उनके बारे में कि उनका इस्तेमाल कैसे करना है। उनके लिए सुविधा आ चुकी है कि वो इतनी आसानी से शिकायत कर सकते हैं। उसके लिए क्या कुछ प्लानिंग में है जहां लोगों को पता तो चले एटलीस्ट? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि आज के बाद जैसे हम लोग अपने NCH जो 1915 है, इसको हम जो सोशल मीडिया की सबसे पॉपुलर साइट है उसके साथ हम उसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। आज आप देखिएगा कि हमारी जो रीच है वो सारे 140 करोड़ जो हमारी जनता है उस तक हो जाएगी। तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी रीच जो है बढ़े। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे NCH में जो प्री लिटिगेशन के स्टेज पर ही आता है, जो रिफंड है, रिप्लेसमेंट है, साधारण शिकायतें हैं, उनका निवारण तेजी से। चलिए ठीक है, मैं ये बात और आगे लेकर जाना चाहता था, लेकिन समय शायद बहुत ही ज्यादा कम पड़ गया, जितना बड़ा ये विषय और जितना वृहद ये विषय। लेकिन कोशिश ये रहेगी, बड़े मुद्दे उठे हैं यहाँ पर, चीजें हुई हैं, आगे तो बढ़ी हैं, लेकिन जितना बड़ा ये उपभोक्ता का सेक्टर है, जितना ये व्यापक है, उसके लिहाज से धीरे धीरे और काम करने पड़ेंगे। और अच्छे सुझाव भी यहाँ पर आए हैं और डेफिनेटली कंपनियों पर अपना एक टोल नंबर और वो तमाम चीजें हैं वो भी है नियम कानून के अंदर, वो होनी चाहिए। लेकिन इससे ऊपर की ग्राहक को ये भी पता चले कि उसके अधिकार कितने बढ़ और कहां से वो उनका इस्तेमाल कर सकता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आई होप कि ये बातचीत लोगों के काफी काम की आएगी। नमस्कार।